चलिए सुपर 100 क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 1000 साइंस के प्रश्न का वन लाइनर संग्रह है। आगामी एग्जाम एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। 5 जून से आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है। इस 5 जून यानी 5 तारीख तक आपको 1000 साइंस के प्रश्न करा दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फायदा उठा सके और एनटीपीसी में अपना एक स्थान सुनिश्चित कर पाए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 2 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? यानी मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के समय स्रावित होता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। 4 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होगा? तो कहेंगे हाइपोथैलेमस में। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्पाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो श्वासोच्छ्वास कहेंगे उस प्रक्रिया को। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र पूछ लेता है एग्जाम में, तो कहिएगा C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, किस अभिक्रिया द्वारा पेड़ पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो उस अभिक्रिया को विसरण कहेंगे। यानी विसरण के माध्यम से पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। 10 नंबर प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या कहलाती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति विघटन कहलाता है। आपका विघटन आंसर हो जाएगा। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन क्या है? तो कहेंगे कृत्रिम हृदय है, आर्टिफिशियल हार्ट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यकृत के द्वारा पित्त का स्रावन होता है। ठीक। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, यानी लीवर में भविष्य के लिए किस विटामिन का भंडारण होता है? तो विटामिन ए आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का भंडारण होता है। 14 नंबर प्रश्न है, दही खाटा किसके कारण होता है? यानी दही में खटापन किस एसिड के कारण आता है? तो कहेंगे लैक्टिक अम्ल के कारण दही खट्टा होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का होता है, यानी श्वसन प्रक्रिया में शर्करा का क्या होगा? तो कहेंगे ऑक्सीकरण होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। यह अम्लीय पेट में अम्लीय कहाँ से आएगा? तो कहेंगे इस गॉड गिफ्ट है। क्या है? तो गॉड गिफ्ट है। ये हमें जन्म के समय ही हमें ये माँ के गर्भ से मिलता है। वो हमारा HCl जो होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट में पाया जाता है। इसे हम
बाहर से नहीं ले सकते हैं। अगर बाहर से HCl ले ना तो फूड पाइप जल जाएगा, फूड पाइप जल जाएगा क्योंकि एसिड है। ठीक है, तो ये गॉड गिफ्ट है। तो आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से? तो अम्लीय माध्यम से होता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, दही खाटा किसके कारण होगा? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होगा। 18 नंबर प्रश्न है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने दिया? तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो आंसर क्या होगा? वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास के सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 20 नंबर प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? यानी मसूड़ा का फूल जाना और दांत हिलने लगना किस विटामिन के कमी के कारण? तो कहेंगे विटामिन सी के कमी के कारण। तो विटामिन सी के कमी के कारण क्या होगा? तो मसूड़ा में सूजन आ जाएगा। अब विटामिन सी के कमी है तो क्या खाइए? तो खट्टे फल खाइए। खट्टे फल में क्या होता है? तो विटामिन सी होता है। उसके बाद आंवला में होता है, आंवला में क्या होगा? तो कहेंगे विटामिन सी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से कौन सी खाद्य आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कहेंगे कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम। तो ज्यादातर आपको एग्जाम के ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, जब क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पे राइबोसोम दिया रहता है, तो राइबोसोम याद रखिएगा। ठीक है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहेंगे? यानी अदरक या आलू के किस भाग को खाया जाता है? तो उसको तना खाया जाता है, तना वाले भाग को खाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो हुक का नियम प्रत्यावस्था की सीमा तक परिभाषित है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए आपका 1000 क्वेश्चन का सीरीज है। 1000 क्वेश्चन ऑनलाइनर फॉर्म में कराया जाएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त इस सेशन का फायदा उठा सके। 1000 प्रश्न का PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर और आप इस 1000 प्रश्न का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, भारी जल यानी हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। तो भारी जल के रासायनिक सूत्र पूछता है तो कहिएगा D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे D2O होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन होता है तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होगा? तो कहेंगे फ्लोबियन ट्यूब में। अब अंडाणु कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे फीमेल बॉडी में पाया जाता है, यानी अंडाणु फीमेल में पाया जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, मुंह में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होगा? तो लार में जो टाइलिन पाया जाता है तो टाइलिन के द्वारा होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होगा? तो कहेंगे लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में, यानी लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में क्या होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो कहेंगे वाष्पोत्सर्जन यानी वेपोरेशन के द्वारा, वेपोरेशन के द्वारा पौधे में आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन करता है? तो पौधे के पत्ती करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका पत्ती। देखिए ये 1000 जो भी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ लीजिएगा
कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको रिवीजन करने में। 5 घंटा का समय है, 5 घंटा में तो आप 1000 प्रश्न देख सकते हैं। इसीलिए हम इसे ऑनलाइन फॉर्म में बनाए हैं ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप देख सके। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? तो उसके गैस के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों का आकार होता है? तो शंकु आकार का होता है। ठीक है, फेफड़ा का आकार क्या होगा? तो कहेंगे शंकु आकार का होगा। 33 नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी भोजन का पचना ये क्या है? तो कहेंगे उपचयन प्रक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपचयन प्रक्रिया। 34 नंबर प्रश्न देखिए, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? यानी हार्मोन शब्द किसने दिया? तो कहेंगे बेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द दिए थे। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया? यानी पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका मेंडल साहब ने दिए थे पृथ्वीकरण का नियम। 36 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनरस ने किया था। 37 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है और वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो कहेंगे ग्रीक भाषा के शब्द से बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करेंगे और माइकोलॉजी में कॉक का अध्ययन किया जाता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? तो हम कहेंगे पारिस्थितिकी यानी इको सिस्टम। ठीक है, इकोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो कहेंगे झाड़ियों के अध्ययन से डेंटोलॉजी, यानी झाड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो डेंटोलॉजी कहलाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहिएगा एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो कहेंगे एंथोलॉजी कहलाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे? तो एग्रीकल्चर कहेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर कहेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? तो बीज का अध्ययन किया जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण। वह क्या? तो कहेंगे रतौधी। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, कार्बन के 2 मुख्य रूप हैं? तो कार्बन के 2 मुख्य अपरूप क्या है? 2 अपरूप, तो एक हीरा और ग्रेफाइट। चलिए 49 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी % होती है? तो सूर्य में हीलियम की मात्रा 26% या 26.5%। ठीक, उसके बाद सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितना होगा? तो कहेंगे 2.5%, 2.5% होता है। और हाइड्रोजन की मात्रा कितना होगा? तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 70% के लगभग, 70% या 72% के लगभग क्या रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। चलिए
51 नंबर प्रश्न है, सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे? तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रूड कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्रूड। 52 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो उस हड्डी का नाम है फीमर। तो कहाँ की हड्डी है? तो कहिएगा जांघ की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? तो कहेंगे जांघ की हड्डी है। जांघ की हड्डी है। 53 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 60 न्यूटन है, तो उसका चांद पर वजन क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, ठीक है। तो 600 न्यूटन को 1/6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? 100 न्यूटन। यदि द्रव्यमान दे तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम आपसे पूछे कि जे एक पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी का है, तो उसका द्रव्यमान चांद पर कितना होगा? तो कहेंगे वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.30 होता है। चलिए 55 नंबर, ठोस कोण का इकाई क्या है? तो रेडियन है होता है। 56 नंबर, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाएगा? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्री के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति होता है? तो बीजांडसन के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीजांडसन। मानव त्वचा का रंग बनता है, यानी मानव त्वचा का कलर किसके कारण? तो कहिएगा मेलानिन के कारण। ठीक है, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग, मेलानिन जितना अधिक होगा आपके बॉडी में उतने आप काला होइएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करेगा? तो कहेंगे एड्रीनल करेगा, एड्रीनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। 60 नंबर प्रश्न है, रक्त के थक्के जमने के कारण है, यानी रक्त का थक्का किसके कारण जमेगा? तो कहेंगे विटामिन के। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो कहेंगे ऑक्सीजन ले जाना। ठीक, आप कभी कभी ये भी पूछता है कि जो ब्लड का रंग लाल होता है, क्यों होता है? तो कहिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, तो बच्चों का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होगा? यानी संतान लड़का होगा या लड़की, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो कहेंगे पिता के गुणसूत्र पर, यानी उस गुणसूत्र क्या होना चाहिए? तो कहेंगे एक्स और वाई होना चाहिए। अगर एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? कहेंगे लड़की होगी। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? यानी ईसीजी तो कहेंगे हृदय, हृदय का जांच ईसीजी। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहेंगे? तो इस्कीमिया कहेंगे। यानी मानव शरीर में अगर रक्त की कमी आ जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे इस्कीमिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो हेपरिन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेपरिन। तो हेपरिन के कारण आपके नस में खून नहीं जमता है, हेपरिन के कारण आपके नस में खून नहीं जमेगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, कटे हुए सेव का भूरा होने का कारण सेव में उपस्थित क्या? तो कहेंगे सेव में उपस्थित आयरन के कारण। अगर सेव को काट के 2-4 मिनट के लिए बाहर रख दीजिएगा ना, तो उससे भूरा हो जाएगा। ठीक है, उस पे पीलापन कलर कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? कहेंगे आयरन के कारण, यानी सेव में आयरन पाया जाता है इसी के कारण। चलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि
आपके दोस्त इस सेशन का फायदा उठा सके और कम समय में 1000 क्वेश्चन का वन लाइनर अध्ययन कर सके। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है। तो कायिक जनन किस में पाया जाएगा? तो कायिक जनन आलू में पाया जाता है। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहेंगे? तो निषेचन कहेंगे। आंसर आपका हो जाएगा निषेचन। चलिए 70 नंबर प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प कौन सा है? तो कहेंगे मक्का एकलिंगी पुष्प होता है। 71 नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। तो कहेंगे ऊर्जा का निर्माण होता है। 72 नंबर प्रश्न है, श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है। इसे अभी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से? तो अम्लीय माध्यम से। चलिए 74 नंबर प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन होता है। तो फ्लोबियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होगा। 75 नंबर प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग को क्या कहेंगे? तो पुष्पासन खाया जाता है, यानी पुष्पक्रम पुष्पासन फूल गोभी का खाया जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा? तो कहेंगे सेरिब्रम के द्वारा, ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा। चलिए 77 प्रश्न है, मूत्र दुर्गंध देता है। तो कहेंगे यूरिया के कारण, उसमें यूरिया पाया जाता है। और यूरिया होता है, इस यूरिया जब आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलेगा, तो यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया जो है ये अमोनिया में बदल जाएगा और दुर्गंध का कारण क्या हो जाता है? तो ये अमोनिया आपका दुर्गंध का कारण बनता है, ठीक। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाएगा। तो कहेंगे मूत्र में, यानी मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है यूरिया, जो मूत्र में पाया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? तो सिग्मोमैनोमीटर कहा जाएगा, जो रक्त दाब के मापता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब कितना होना चाहिए? तो कहिएगा 120/80। ऊपर वाले भाग को सिस्टोलिक कहा जाता है, ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहा जाता है और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहा जाता है। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है, यानी काम नहीं करेगा? तो कहेंगे किडनी यानी ब्रेक, ठीक है। तो किडनी काम करना बंद कर देगा। 82 नंबर प्रश्न है, कालाजार ज्वार का संचरण होता है। तो कहिएगा सिकटी मक्खी या सैंड फ्लाई, इसी को बालू मक्खी कहा जाता है। बालू मक्खी के कारण कालाजार बुखार होता है, ठीक है। चलिए 83 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का जो रंग होता है लाल, किसके कारण होगा? तो कहिएगा हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण मानव के खून का जो रंग होगा वो लाल होगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो कहिएगा प्रति मिनट 72 बार। प्रति मिनट कितना बार? तो 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार एक मनुष्य का हृदय धड़कता है, ठीक। तो 72 बार आपका आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो ईसीजी में हृदय की जांच ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। चलिए 86 नंबर प्रश्न है,
86 नंबर, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहेंगे? तो वही इस्कीमिया कहा जाता है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपरिन है। हेपरिन के कारण नस में खून नहीं जमता है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, कणिकाओं यानी कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहेंगे? तो उसको सीरम कहा जाता है। सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को क्या कहेंगे? तो कहेंगे ब्लड कैंसर। ये उत्पन्न कहाँ से होता है? तो उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से। उत्पन्न कहाँ से होगा? तो कहेंगे अस्थि मज्जा से, यानी बोन मैरो से। बोन मैरो में ये उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? तो प्लीहा में, यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्र स्थान कहा गया है। कब्र स्थान कहा जाता है आरबीसी का कब्र स्थान प्लीहा। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा? तो निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए 91 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो कहेंगे 120 दिन के बाद आरबीसी डेड कर जाता है, यानी मर जाता है। ठीक है, चलिए 92 नंबर प्रश्न है, संक्रामक रोग एसएआरएस का पूरा नाम क्या है? तो सार्स का, यानी एसएआरएस का पूरा नाम हो गया सेवर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए 93 नंबर है, होमोसेपियन शब्द यानी होमोसेपियन, तो मानव का यानी ह्यूमन का साइंटिफिक नाम है होमोसेपियन। तो होमोसेपियन पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे मानव बुद्धिमान। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, यानी जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहेंगे? तो कहिएगा एड्रेनल को। ठीक है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि को कहेंगे जीवन रक्षक हार्मोन। चलिए 95 नंबर प्रश्न है, 95 नंबर, पत्तियों का रंग पीला होता है, तो पत्तियों का रंग पीला काहे होगा? तो कहेंगे कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है। 96 नंबर प्रश्न है, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहिएगा? तो प्रकाश संश्लेषण कहिए या फोटोसिंथेटिक कहिए। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या आवश्यक होना चाहिए? तो एक तो क्या चाहिए? तो कहेंगे CO2 चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। उसके बाद जल चाहिए, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इतना चीज उपस्थित होगा ना तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होगा। चलिए 98 नंबर, लार में पाए जाने वाले एंजाइम टायलिन एंजाइम की रचना होती है, तो कहिएगा एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल से। अब एमिनो अम्ल जो होता है, ध्यान से समझिएगा, अमीनो अम्ल तो मनुष्य को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 9 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से। और 11 प्रकार के अमीनो अम्ल जो आपका बॉडी है, शरीर है, ठीक है, खुद क्या करता है? तो फॉर्मेशन करता है, खुद फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो 20 प्रकार की अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो कहेंगे अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, यानी पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदलेगा? तो अमीनो अम्ल में बदलेगा। चलिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कल कराएंगे। चलिए एनटीपीसी का एग्जाम 5 दिन से होने वाले हैं, तो बढ़िया से पढ़िए और एक सीट अपना निश्चित कीजिए।